सोचिए पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। आर्मी पर हमला हो रहा है, एयरबेस पर अटैक हो रहा है, रावलपिंडी जल रहा है, लाहौर के आसमान पर सिर्फ काला धुआं है। पाकिस्तान में आर्मी ही पब्लिक से लड़ रही है। पाकिस्तान का काम तमाम हो रहा है। पिछले 5 घंटों के अंदर पाकिस्तान से सिर्फ आग, धुआं, हमला, तोड़फोड़ और पथराव की तस्वीरें आ रही हैं। पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है। पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री को, जो इस वक्त वहां के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, आज कॉलर पकड़कर कोर्ट के सामने से घसीटा गया। आर्मी के रेंजर्स गैंगस्टर्स की तरह उन्हें उठाकर ले गए, उनकी व्हीलचेयर तोड़ डाली, कमरा तहस नहस कर दिया, उनके वकीलों को जमकर मारा पीटा गया। पूरा पाकिस्तान इस वक्त गृह युद्ध के मुहाने पर है। फौज और जनता आमने सामने है। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि फौज के हेडक्वार्टर्स में जनता घुसकर आग लगा रही है, टैंकर जलाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी अलग अलग शहरों में पब्लिक पर गोलियां बरसा रही है। कहां पब्लिक भारी पड़ रही है, कहां फौज भारी पड़ रही है। कहीं पब्लिक भागती दिख रही है, कहीं फौज दौड़ लगा रही है। जो लोग ये कहते थे कि मोदी की पाकिस्तान पॉलिसी क्या है, कहते थे मोदी कूटनीति के मौके की नजाकत को नहीं समझते, मोदी डिप्लोमेसी में दूर की नहीं सोच पाते, उन सबको आज इन तस्वीरों के साथ, लाइव सबूतों के साथ जवाब मिल रहा है। पकड़ के नहीं, लंगड़ाते हुए इमरान खान को घसीट के ले गए। एक इमरान के लिए एक पाकिस्तानी रेंजर नहीं, सैकड़ों रेंजर्स आए। धक्के देकर इमरान को अपनी गाड़ी में बिठाया। यह इमरान की गिरफ्तारी से ठीक पहले की तस्वीर है। इमरान अंदर थे, बाहर तांडव शुरू होने ही वाला था। इमरान व्हील चेयर पर बैठे थे, मगर किसे मालूम था कि चंद सेकंड्स बाद कोर्ट रूम में न व्हील चेयर रहेगी और न इमरान खान। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को किसी अपराधी जैसा ट्रीटमेंट मिले। वो एक कमरे में बैठा रहे और पाकिस्तानी रेंजर्स खिड़की के शीशे तोड़कर खिड़की से अंदर घुसे। इमरान पर अटैक करें, व्हीलचेयर से धक्का दें। जिस वक्त यह पूरा सीक्वेंस हुआ, उससे ठीक पहले इमरान कुछ कागजात पर दस्तखत कर रहे थे। मगर इसके बाद जो कुछ हुआ वो खुद इमरान ने भी नहीं सोचा था। सामने पाकिस्तानी रेंजर्स दनादन खिड़कियों के शीशे तोड़ रहे थे और इस तरफ इमरान गिरफ्तार होने का वेट कर रहे थे। और फिर इसके बाद इमरान को धक्के मारकर व्हीलचेयर से उतारकर घसीटते हुए अननोन लोकेशन पर ले जाया गया। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कोने कोने में क्या हुआ, तस्वीरें आगे दिखाएंगे। पहले यह देखिए कि कोर्ट रूम के भीतर क्या क्या हुआ। इमरान के सिक्योरिटी गार्ड्स के सिर फूटे, इमरान के वकीलों के सिर फूटे। जो वकील गिरफ्तारी के वक्त अंदर थे, सुनिए उन्होंने क्या देखा। खान साहब को बायोमेट्रिक के लिए अंदर लेके आए, तो जिस वक्त खान साहब अंदर हुए आए वो व्हील चेयर पर, रेंजर के सब लोगों ने सबसे पहले हाई कोर्ट का जो मेन गेट है उसको तोड़ा, उसके शीशे तोड़े। उसके बाद जो अंदर बायोमेट्रिक की भी जगह होती है, वो अंदर बायोमेट्रिक का सारा कुछ फाड़ के चले गए, तोड़ के गए। फिर उसका दरवाजा भी तोड़ लिया, फिर उसके शीशे भी तोड़ लिए और अंदर आया। मैं और बुखारी साहब कहते थे, हम तो उन्होंने डायरेक्टली एक पेपर स्प्रे की और शेलिंग की। खान साहब को उन्होंने वहां से उठाया, खान साहब को सर पे मारा, खान
साहब को लात मारी और उनकी व्हीलचेयर का यस व्हीलचेयर के बगैर व्हीलचेयर पड़ी अभी नहीं तशद्दुद भी किया है। व्हीलचेयर हमारा पड़ी इधर से उन्होंने उठाया उधर से उन्होंने हमारा उठाया कह रहे तशद्दुद किए यहाँ पर तशद्दुद किया है बिल्कुल मैंने देखा खान साहब को सर पे मारा खान साहब को सर पे मारा है सर पे जिसके पास गिरफ्तार करने वाले कौन थे? गिरफ्तार करने वाले सारे रेंजर वो उठा करके यहाँ से लेके गए उन्होंने सर पे मारा उन चीजों से मारा जो हार्ड होते हैं दूसरे वाले नहीं थे उनको व्हील चेयर पेंट किया। इमरान जिस व्हीलचेयर पर थे उसकी दुर्गति देखिए। जिस कमरे में पाकिस्तानी रेंजर्स ने धावा बोला उसकी हालत देखिए। यह सब कुछ चंद सेकंड्स के भीतर हुआ। इमरान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये खान साहब की व्हीलचेयर है, ठीक है। यहाँ पे तो इधर ये बायोमेट्रिक के लिए आए थे लोग, तो ये इन्होंने जो है तोड़ फोड़ भी किए हैं और ये खान साहब का वो कवर है तोड़े हैं, सब पे हमला किया है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स इधर बैठे हुए रिकॉर्ड रूम है। ये इंस्टीट्यूशन ब्रांच है जहाँ पे इन्होंने हमला करके अंदर घुसे हैं, वकीलों को मारा है, पेपर स्प्रे किया है, डंडे मारे हैं, बहुत बुरा सलूक किया सब। ये खत्म होते पाकिस्तान की तस्वीर है। यहां से पूरे पाकिस्तान का द एंड शुरू हो चुका है। याद कीजिए, मोदी ने भविष्यवाणी की थी, पाकिस्तान खुद ही तबाह हो जाएगा, आपस में ही लड़ मरेगा। हो भी बिल्कुल वैसा ही रहा है। कुछ दिन पहले ही बिलावल गोवा में कश्मीर वाला लेक्चर देकर पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन अब तो खुद उन्हीं के मुल्क की ऐसी तैसी हो गई है। बात तो इमरान को जहर दिए जाने तक की होने लगी है। इससे इमरान खान हीरो बनेगा, ये जीरो बनेंगे, वो मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। डर सिर्फ इस बात का है कि ये जेल में उसको स्लो पॉइजनिंग ना करें। मैं आज एक बयान दे रहा हूं, अहम बयान दे रहा हूं कि इतनी बड़ी इन्होंने गलती, हमाकत और कम अक्ली का मुजाहरा किया है इमरान खान को गिरफ्तार करके कि तारीख में लिखा जाएगा कि इस बेवकूफ़ी ने इमरान खान को सियासत में जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया और इनको जमीन के नीचे जिंदा दफन कर दिया। इमरान खान की सियासत को खत्म करने का ये घटिया अरबा इनके गले पड़ेगा और ये इस मुल्क की सियासत में जलील और रुसवा होंगे, इलेक्शन होके रहेंगे। पता तो खुद इमरान को भी था, मंगलवार उनके लिए अमंगल साबित होगा। गिरफ्तारी से पहले ही उनके 2 वीडियो रेडी थे। एक वीडियो कार के भीतर से बनाया, दूसरा घर से बाहर निकलने से पहले बनाया, और दोनों ही वीडियो में यही बताया कि शहबाज की सरकार और पाकिस्तानी फौज उन्हें छोड़ेगी नहीं, मारकर ही दम लेगी। मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया होगा। हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का। मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूँ कि जेल में डालना है, मैं तैयार हूँ जेल में जाने के लिए। मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। ISPR ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश। इस आदमी ने 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। तो क्या इमरान को पाकिस्तानी फौज अपने रास्ते से हटाना चाहती है? जवाब पाकिस्तानी फौज की इस प्रेस रिलीज में है, जो अब से कुछ घंटों पहले ही आई है। इसमें साफ साफ लिखा है, सुधर जाओ इमरान, नहीं तो सुधार देंगे। जब से इमरान की कुर्सी गई है, वो कभी पूर्व सेना प्रमुख बाजवा तो कभी ISI के मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ बयान देते आए हैं, और हर बार इमरान ने यही कहा कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी गृह मंत्री राना सनाउल्लाह के इशारों पर ISI के जनरल नसीर उनका मर्डर कराना चाहते हैं। इमरान के इन आरोपों को पहले पाकिस्तानी PM ने झूठा करार दिया, उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने बयान जारी कर दिया। मगर चूंकि इस बार इमरान ने लिमिट क्रॉस कर दी थी, इसीलिए पाकिस्तानी फौज की कमांड पर इमरान पर एक्शन शुरू हो गया। ये बदबख्त टोला
और ये बेशर्म और बदबख्त इंसान जिस वक्त ये करप्शन कर रहा था, जिस वक्त ये कैबिनेट को धोखा दे रहा था एक खत लहरा के, और यानी कैबिनेट से जो है वो मंजूरी ली, उस वक्त जब ये करप्शन कर रहा था, उस वक्त जो है वो अपने मुखालफों के खिलाफ जो है करप्शन के झूठे मुकदमे बना रहा था। यानी किरदार का घटियापन देखें आप, और इस आदमी की मुनाफिकत देखें आप, इस आदमी की मक्कारी देखें कि एक बंदा जो है वो जिस वक्त वो लोगों को चोर चोर और डाकू डाकू के जो है वो नारे लगा रहा है, लोगों के खिलाफ करप्शन के जो है वो झूठे मुकदमे बना रहा है, खुद उसी वक्त जो है इस किस्म की घटिया करप्शन में कि कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का जो है वो टीका लगा के खुद 6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो इसी मुल्क में अपने जो है वो नाम लगवा रहा है। पाकिस्तान में आग लगाने के लिए इतना ही काफी था। फिर क्या था? इमरान समर्थकों का पहला हमला अपने ही देश की फौज पर हुआ। लाहौर में 10,000 से ज्यादा इमरान समर्थक पाकिस्तानी आर्मी के कोर कमांडर के घर में घुस गए, सब तहस नहस कर दिया। तस्वीरें देखिए, जिसे जो दिखा उसने वो तोड़ा। अच्छे खासे घर का जनाजा निकाल दिया, ड्राइंग रूम में टीवी फोड़ा, घर के भीतर घर के बाहर कहीं कुछ नहीं छोड़ा। अवाम कोर कमांडर घर का दरवाजा तोड़ के मेन अंदर दाखिल हो गई है। ये देख ले, कहा था इमरान खान को ना छेड़ना सर आपको कहा था इमरान खान को ना छेड़ना, कहा था इमरान खान को ना छेड़ना, कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। लोगों इनकलाब मुबारक हो, फौजियों से जान छुड़ाएंगे, फैसला अवाम करे। यानी इमरान के सपोर्टर्स अब सीधे सीधे पाकिस्तानी फौज पर हमलावर हो गए हैं। लाहौर के बाद रावलपिंडी, जहां पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, वहां भी हमले शुरू हो गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। सोचिए, ये वही लोकेशन है जहां पाकिस्तानी फौज की तोप है, फाइटर जेट्स है, लेकिन पाकिस्तानी फौज लाठी डंडे लेकर आई, भीड़ को देखकर भाग खड़ी हुई। इमरान के सपोर्टर्स पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। ये इस वक्त हम GHQ के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पे आम बंदे को भी जाने की इजाजत नहीं होती। आज इमरान खान की वजह से हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह GHQ का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके हैं। आज जी बिल्कुल इस वक्त आप मौजूद है रावलपिंडी GHQ के सामने। आपको बताएं कि रावलपिंडी GHQ के सामने कारकुनान बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं और GHQ पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। बैरियर्स को तोड़ दिया गया है, GHQ पर अवाम ने हमला कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने GHQ पर हमला कर दिया है। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान दरवाजा तोड़ रहे हैं। ये GHQ पर हमला हो गया है। जराये के मुताबिक मार्शल लॉ का पाकिस्तान में खतरा बताया जा रहा है। आपको बताएं, रावलपिंडी में इस वक्त सदर से ये मनाजिर आपको बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं कि कारकुनान ने GHQ पर हमला कर दिया है। बिल्कुल यही सीन पेशावर के आर्मी कैंटोनमेंट में भी दिखा। वहां भी PTI के कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर अंदर घुस गए और ये सब इमरान के ऑर्डर पर हो रहा है, उनकी पार्टी के नेताओं के इशारों पर हो रहा है। अजीम पाकिस्तानियों, आज आपको अपने घरों से निकलना होगा अपने अजीम कायद इमरान खान के लिए, जो आपके मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है। आज घर कोई ना बैठे। आज अगर आप पाकिस्तान को हकीकी आजादी की तरफ माइल करना चाहते हैं और एक नए पाकिस्तान की दाग बेल डालना चाहते हैं, तो निकलिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने साथियों के साथ और इजहार यकजहती कीजिए इमरान खान के साथ। पाकिस्तान का कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा है जहां आग न लगी हो, कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा है जहां से हिंसा की खबरें ना आ रही हों। पाकिस्तानी फौज फिलहाल चुप है, लेकिन ये तूफान से पहले की बहुत बड़ी आहट है। सब आपस में लड़ने मरने पर आमादा हैं।
इस वक्त कराची की ताजा तरीन हालात ये हैं कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कारकुनान की तो बड़ी तादाद है ही, लेकिन अब वो मुश्तइल हो गए हैं और हर तरफ देख रहे हैं कि आग हमें शारा फैसल पर नजर आ रही है और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद आ चुकी है, जिनमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं और कुछ बूढ़े अफराद भी हमें यहाँ पर नजर आए थे। लेकिन पुलिस इस वक्त कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जो है जमान पार्क में कनाल रोड को बंद कर दिया गया है दोनों तरफ से। अभी पुलिस की गाड़ियां आई थी, पीछे देखें अगर आपको कैमरामैन दिखा सके, वाटर कैनन की तरह, वाटर कैनन से जो कारकुनान है, पुरअमन कारकुनान, उनके ऊपर वाटर कैनन से हमला किया जा रहा है। लेकिन कारकुनान जो है एक दो दफा इस वाटर कैनन को पीछे धकेल चुके हैं। पुलिस को दोनों तरफ से जो है 3 दफा जो है कारकुनान ने पीछे धकेला है, लेकिन उसके बावजूद फिर पुलिस आगे आती है और फिर जाती है। इस वक्त श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है कारकुनान ने। इस वक्त श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दिया है, ट्रैफिक जाम कर दी गई है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है। एक जानिब इस्लामाबाद पुलिस खड़ी है और कारकुनान की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ये देखें, ये पुलिस वाला है, इसके हाथ में पुलिस का डंडा है। वही ये पुलिस वाला डंडा लेके गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है। पुलिस का मुलाजिम है। ये देखे पुलिस वाला डंडा लेके काम डाल रहा है। हालत ये हो गई है कि भीड़ को जहां पुलिस वाले दिख रहे हैं वहां उनकी पिटाई हो रही है। अकेला फौजी देखते ही भीड़ हमलावर हो गई है। इमरान खान की गिरफ्तारी से जो चिंगारी भड़की है उसने पूरे पाकिस्तान को आग की लपटों की जद में ले लिया है। तस्वीरें सामने हैं। पहले लाहौर में पाकिस्तानी फौज के कोर कमांडर का घर तोड़ा और अब आग लगा दी। ये बेटे पुलिस वाले भगा दिए। ये समझते हैं ये लाश हो गया पुलिस की गाड़ी में, नहीं छोड़ेंगे। खान है, पाकिस्तान है, ये आज हम है। अच्छा, इनको मत करें ऐसे। खान साहब ने समझाया था, इनको नहीं समझ आ रही, क्या करें हम? खान करें। और ये सिर्फ शुरुआत है, अभी ये आग और बढ़ेगी, पूरा पाकिस्तान जल उठेगा। संकेत मिलने लगे हैं। पाकिस्तान अब खुद ही एक बम में तब्दील हो चुका है जो किसी भी वक्त फट सकता है। वहां किसी भी वक्त मार्शल लॉ लग सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपको पीछे दिखा सके तो ये कैंटोनमेंट का शामी रोड है। सामने जो है कोर कमांडर हाउस है, इधर CST है। ये आप आवाम को देखें, आवाम को देखें, आजादी के नारे लगा रहे हैं। पीछे पुलिस धकेल दे चुकी है। उस तरफ भी अगर आपको दिखाएं तो आग लगी हुई है मुकम्मल तौर पर। चारों तरफ जो है कैंट में इस वक्त घर जलाएंगे, चारों तरफ जो है एहतजाज कर रहे हैं लोग और मतलब हर तरफ से अमलाइक को आग लगा दी है। पुलिस को पीछे धकेल दिया है। घरों को PTI का कारकुनान बड़ी बस पे पहुंच गए हैं। PTI के कारकुनान मजीद तादाद में यहाँ पे आ चुके हैं। ये हम आपको लाहौर कैंट के मनाजिर दिखा रहे हैं। रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर के बाद मियांवाली में पाकिस्तान की एयरफोर्स पर भी उसी की आवाम ने हमला बोल दिया। ISI के ऑफिस पर पथराव की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी फौज को बीच रोड पर घेर कर मारा जा रहा है। लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं और पाकिस्तानी फौज भी अब जवाबी फायरिंग करने लगी है। पाकिस्तान में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। किसी भी घंटे कोई भी बड़ा धमाका हो सकता है। इस टाइम हम खड़े हुए हैं ISI हेडक्वार्टर के बाहर, हमजा कैंप के बाहर, पिंडी मरी रोड पे। और यहाँ पे आर्मी ने जो है पुरअमन मुजाहिदीन पे, आम नौजवानों पे, यूथ पे स्टेट फायरिंग शुरू कर दी है। हमारे 2 नौजवानों को इस टाइम गोलियां लगी हैं जो फायरिंग की आवाज़ आ रही है। जहाँ पे हमें गोलियां मारी जा रही हैं, आपको फायरिंग वीडियो में आवाज़ आई है। स्टेट फायरिंग ये कर रहे हैं और फायरिंग करके यहाँ पे 2 हमारे लड़के जख्मी हुए हैं। कल हिंदुस्तान के लिए बहुत निर्णायक दिन है। कल चुनाव है, पब्लिक को फैसला करना है। दक्षिण में मोदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट के चुनाव में 3 पार्टियां हैं, लेकिन उस पर 30 पार्टियों की नजर है। सब यही जानना चाहते हैं कि क्या वोटर जय बजरंगबली बोलकर EVM का बटन दबाएगा? क्या हनुमान जी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन पाए? संकट मोचक किसका सियासी संकट दूर करेंगे और किसके लिए नया संकट खड़ा करेंगे? पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि कर्नाटक चुनाव बिल्कुल कांटे का चुनाव है। 1 से 2% का वोट स्विंग हुआ तो चुनाव पलट जाएगा।
बजरंगबली को चुनाव में लाकर किसने गलती की? राम और हनुमान 2024 में बीजेपी को कहां पहुंचा देंगे? बात एक प्रदेश की है ही नहीं, दांव पर 543 सीटें हैं। क्या मोदी ने वो फॉर्मूला बना लिया है जो सारे सर्वेस को गलत साबित कर देगा? दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। चल गया बजरंग बाण, किसका मंगल करेंगे हनुमान? असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। बजरंगबली के आगे कांग्रेस भी शरणागत है, लेकिन बाजी बीजेपी ने मारी है। कर्नाटक में मतदान से एक दिन पहले हनुमान ने पूरा माहौल बदल दिया। गली गली बजरंगबली, कर्नाटक में ऐसी हवा चली। कर्नाटक चुनाव को अगर किसी एक व्यक्ति ने 360 डिग्री घुमा दिया तो वो है नरेंद्र मोदी। सात दिन में 18 रैलियां और 6 रोड शो। कर्नाटक में कई नेता होंगे जिन्होंने मोदी से ज्यादा समय तक प्रचार किया, लेकिन चुनाव पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो मोदी का ही है। कर्नाटक में वोटिंग शुरू होने से 20 घंटा पहले मोदी ने फाइनल वोट अपील की, तो उसमें भी आंजनेय हनुमान का ही नाम लिया। मैं कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं। मैं आंजनेय स्वामी का स्मरण करते हुए कर्नाटका की सफलता और प्रत्येक कन्नडिगा की समृद्धि की कामना करता हूं। बजरंगबली के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग किसी से भी भिड़ रहे हैं। बेंगलुरु में विजयनगर के हनुमान मंदिर में चुनाव आयोग की टीम ने धारा 144 का नाम लेकर हनुमान चालीसा का पाठ रुकवा दिया। सर आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए उन लोगों को? Close the program anta madi. That is what we are telling, sir. Sir, due to the 144 section, we instructed them to stop the bhajana and not to gather here. Okay. No. They should not gather more than five members. Okay. We instructed them to stop. In temples, more than 5 people are not supposed to gather. They are not in the temple. They are outside the temple. They are doing. No, sir. There is no possibility of doing like this all. No. After no. Now we are going. We told them to stop, and they are ready to stop there. Okay. Yeah. If they are continuing, means we will take the action and we will call up the police. कर्नाटक में जितना बजरंग हो रहा है, कांग्रेस की धड़कन उतनी ही बढ़ रही है। कर्नाटक जीतने का मंसूबा बांधकर चल रही कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में है। बजरंग बाण से बचने के लिए कांग्रेस ने देवी चामुंडेश्वरी की शरण ली। एक साथ देवी दर्शन करके सिद्धार्थ मैया और डीके शिव कुमार ने यह दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक है। मैसूर के प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर में सिद्धार्थ मैया और डीके शिव कुमार कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेकर गए। देवी के चरणों में गारंटी कार्ड रखकर शपथ ली कि सरकार बनी तो गारंटी कार्ड लागू करेंगे। सिद्धार्थ मैया और डीके शिव कुमार को साथ साथ आने, हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका राजस्थान से क्या कनेक्शन है, ये आगे बताते हैं। पहले कर्नाटक चुनाव के बारे में कुछ अहम बातें बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक पहला ऐसा चुनाव है जो बिल्कुल कांटे का है। ऐसा चुनाव जिसमें 1 से 2% का वोट स्विंग भी उलट पुलट कर देगा। 2% वोट अगर कांग्रेस से बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया तो बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बन जाएगी। 4% वोट अगर बीजेपी से कांग्रेस की ओर स्विंग हो गया तो कांग्रेस सरकार बनाने की पोजीशन में पहुंच जाएगी। जेडीएस बहुमत पाने की रेस में नहीं है, लेकिन कुमार स्वामी किसी का खेल बना सकते हैं तो किसी का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। 36%, 38% और 18%।
5 साल पहले 2018 के चुनाव में ये तीनों प्रमुख पार्टियों का वोट प्रतिशत था। बीजेपी को 36% वोट शेयर मिलने पर भी उसने 38% वोट शेयर वाले कांग्रेस से 24 सीटें ज्यादा जीती थी। 2023 में क्या होगा? डेटा एनालिसिस करने वालों ने कई संभावनाओं पर गौर किया है। हम आपको एक एक करके बताते हैं। 2018 में 3 कोण की लड़ाई में बीजेपी ने 36% वोट हासिल करके 104 सीटें जीती थी। इस बार अगर वो इसमें कांग्रेस के 2% वोट भी अपनी तरफ स्विंग करा लेती है तो बीजेपी 113 सीटों से आगे निकल जाएगी। 5 साल पहले कांग्रेस ने 38% वोट हासिल करके 80 सीटें जीती थी। बहुमत का आंकड़ा यानी 113 सीटों से आगे निकलने के लिए कांग्रेस को बीजेपी के 4% वोट स्विंग कराने होंगे। यानी अगर बीजेपी के 4% वोट कांग्रेस की ओर स्विंग हुए तभी कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार बन सकती है। इस नजरिए से देखें तो साफ पता चलता है कि मोदी ने चुनाव में बजरंग बली को लाकर कांग्रेस के सामने कैसी पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी कर दी है। बजरंग बली के नाम और हनुमान चालीसा पाठ से वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। हिंदू वोट एक तरफ, मुस्लिम वोट दूसरी तरफ। बीजेपी ध्रुवीकरण चाहती है क्योंकि इससे हिंदू वोट एकजुट होंगे तो उसे फायदा होगा। कांग्रेस ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं चाहती क्योंकि इससे उसे घाटा होगा। इस लड़ाई में जेडीएस का घाटा ही घाटा है। वोट स्विंग की एक तीसरी संभावना भी है। मान लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस के वोट इंटैक्ट रह गए और जेडीएस के वोट शिफ्ट होने लगे। ऐसी सूरत में क्या होगा? अगर सिर्फ जेडीएस के वोट टूटे तो बीजेपी को बहुमत हासिल करने के लिए जेडीएस के 4% वोट शिफ्ट कराने की जरूरत होगी। मगर कांग्रेस की सरकार तभी बनेगी जब जेडीएस के 7% वोट टूटकर कांग्रेस की ओर आए। जेडीएस के 6% वोट अगर कांग्रेस को मिल जाए तो उसकी सीटें बढ़कर 111 हो सकती है। मगर यदि जेडीएस के 7% वोट कांग्रेस को मिल जाए तो उसकी सीटें 119 तक पहुंच जाएंगी। मेरा आपसे आग्रह है, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की तरह 10 मई को अवश्य मतदान करिएगा। कर्नाटक में जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई है, वहां इलेक्शन अलग है। और जहां 3 कोण की लड़ाई है, वहां सिचुएशन बिल्कुल अलग है। जेडीएस पूरे कर्नाटक में दम के साथ लड़ ही नहीं रही। कुमारस्वामी का पूरा फोकस सिर्फ वहां है जहां वोकालिगा वोट का गढ़ है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण इलाका है ओल्ड मैसूर। 2018 में ओल्ड मैसूर रीजन की 62 सीटों में से जेडीएस ने 27 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 18 और बीजेपी ने 15 सीटें जीती थी। बजरंग दल और बजरंग बली का पूरा नैरेटिव ओल्ड मैसूर रीजन के इक्वेशन को चेंज कर सकता है। हिंदुओं के लिए अपमान किए कांग्रेस वाले। सुरजेवाले ने बयान दिया, आंजनेय का बाप सूर्य भगवान है, आंजनेय का माँ आंजनेय है, आंजनेय कर्नाटक में पैदा नहीं हुआ, ऐसे अपमान किया था। इसीलिए हम सभी हिंदुओं को बताना चाहते हैं, कांग्रेस हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस बजरंग दल का निषेध का बात किया, हम चुप रहे। बाद में आंजनेय को वो अपमान किया, इसके लिए आज हम पूरा स्टेट में हनुमान चालीस पढ़ रहे हैं। बजरंग बली के मुद्दे पर बीजेपी सीधी लाइन में चल रही है, कांग्रेस की लाइन थोड़ी टेढ़ी है। ओल्ड मैसूर रीजन की 62 सीटों में से कम 19 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 12% से लेकर 46% तक है। कांटे की लड़ाई में अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट कर गया तो पूरा ओल्ड मैसूर रीजन राहुल गांधी की पार्टी की तरफ चला जाएगा। यानी बजरंग बली से कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं जितना लगता है। ओल्ड मैसूर की 12 से 15 सीटों पर भी अगर मुसलमान वोट जेडीएस से कांग्रेस की ओर शिफ्ट करे तो कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएंगी और कर्नाटक के दूसरे इलाकों में हो रहे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक हाईली कैलकुलेटेड रिस्क लिया है ताकि वो मुस्लिम वोट जो हमेशा जेडीएस के पक्ष में रहते हैं वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएं, कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट हो जाएं। खास तौर पर ओल्ड मैसूरू रीजन में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस प्रस्ताव के बाद कम से कम मंड्या, रामनगर, श्रीनिवासपुर, मुलबागल जैसे, चिकबल्लापुर जैसे ओल्ड मैसूरू रीजन के इलाके,
इसके अलावा सौराब और बेंगलुरु अर्बन की बात कर लें तो चिकपेट, गोविंदराज नगर और पुरीकेशी नगर के विधानसभा क्षेत्र में जो मुस्लिम मतदाता हैं जिनकी संख्या बहुतायत में है, जो आमतौर पर जेडीएस की तरफ रुख करते हैं, वहां पर वो कांग्रेस पार्टी जो है वो डेंट कर देगी। अगर वो वोट शिफ्ट होते हैं तो कांग्रेस को भरोसा है कि वो इन क्षेत्रों में से कम 6 से 10 सीटें जीत सकती है। अब आपको लगता होगा कि जो कैलकुलेशन कांग्रेस ने किया, क्या वो कैलकुलेशन बीजेपी ने नहीं किया होगा? इसका जवाब है कि मोदी ने यह कैलकुलेशन 4 कदम आगे तक कर लिया। इसे समझना हो तो कर्नाटक के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की इन तस्वीरों को देख लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में छपी एक लाइन को पकड़कर मोदी ने पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बल को जगा दिया। कांग्रेस अपनी पिच छोड़कर उस पिच पर खेलने चली आई जिसे बीजेपी ने तैयार किया है। अरे बजरंग पूनिया बेचारा जिसने देश की को सम्मान दिलाया, पहलवान, वो बजरंग पूनिया वहाँ हड़ताल कर रहा है, उसकी चिंता नहीं है। बात यह है इनके पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति वोट मांगने के लिए धर्म का प्रचार नहीं करेगा। और यहाँ प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि बटन दबाओ जय बजरंगबली करके। ये तो स्पष्ट तौर पे कानून का उल्लंघन है और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन है। बजरंगबली बीजेपी की पॉलिटिक्स में नया एडिशन है। अब तक राम थे, अब बीजेपी के पास राम भक्त हनुमान भी है। चौबीस में कोई संकट आएगा तो हनुमान संकट मोचक बनेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में मोदी के लिए सियासी चक्रव्यूह बनाने निकले। नीतीश पटना से भुवनेश्वर पहुंचे और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। नवीन पटनायक बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाकर चलने वाले नेता हैं। उनकी पॉलिटिक्स क्लियर है। नवीन पटनायक को ना तो प्रधानमंत्री बनना है, ना किसी को प्रधानमंत्री बनवाना है। नवीन बाबू ने नीतीश कुमार की आवभगत तो की, मुलाकात हुई तो बात भी हुई, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को कोई गारंटी नहीं दी। नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए। हम लोगों का संबंध इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का आपस में जो संबंध है वो बिल्कुल ही आपस का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए बाकी लोगों के साथ तुलना में मत रखिए कोई चीज। अब चलिए, ये सब बात क्या के लिए सोच रहे हैं? जब होगा क्या होगा तब उस समय जानिएगा। नीतीश कुमार ने गोल गोल बातें करके संभावनाएं खुली रखी। नवीन पटनायक ने सीधी बात की, पुरानी दोस्ती ठीक है, मगर किसी भी तरह के गठबंधन के बारे में कोई बात नहीं हुई। Ours is an old friendship, as I've said, and we've also been colleagues many years ago. No discussions were held about any alliances today. नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी से दोस्ती नहीं रखती। पटनायक की पार्टी एनडीए के अलायंस में भी नहीं है, लेकिन वो मोदी से दुश्मनी भी नहीं रखते। इसी तरह जगन मोहन रेड्डी की पार्टी एनडीए में नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मोदी से पर्सनल बैर नहीं पालते। ओडिशा की 21 और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें यानी कुल 46 सीटों वाले 2 राज्य ऐसे हैं जो अपोजिशन के ग्रेटर अलायंस में फिट नहीं होते। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पटरी से उतरी हुई है। कांग्रेस के अपने राज्य राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। कर्नाटक में वोट पड़ने से एक दिन पहले पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोटिंग के एक दिन बाद से पदयात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार कैमरे पर तो दोस्ती दिखा रहे हैं, मगर कर्नाटक में यह सवाल बना हुआ है कि ये कितने दिन तक साथ रहेंगे। फोटो तो राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट का भी खिंचवाया था, मगर ये दोनों नेता 5 साल साथ रहकर सरकार नहीं चला पाए। कर्नाटक के बाद फोकस राजस्थान पर शिफ्ट होगा। 24 से पहले 23 में ही वहां चुनाव है। कांग्रेस जब तक कर्नाटक से राजस्थान की तरफ देखेगी, नुकसान हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।